हेलो एवरीवन, एसक्यू डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आई एम शैलेंद्र सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी, छतरपुर, मध्य प्रदेश। जैसा कि हमने अभी प्रीवियस लेक्चर में बात की थी यूडीएचआर की, यानी मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा जो 10 दिसंबर 1948 को हुई। 193 कंट्री ने ये वचनबद्ध हुए कि हम अपने अपने देश में एक लॉ बनाएंगे, एक कानून बनाएंगे और कानून बनाकर इन मानव अधिकारों का बेहतर संरक्षण करेंगे। तो भारत की पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया जिसको हम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जानते हैं। BA-LLB के पाठ्यक्रम 4th में है और PSC के एग्ज़ाम में भी ये सब्जेक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। MPPSC की जो तैयारी कर रहे स्टूडेंट हैं वो इसको बहुत ही बारीकी से लिसनिंग लर्निंग मोड में आ जाइए। हम प्रारंभ करते हैं मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। तो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1993, ये पूरा एक कानून है। 1993 में बना पार्लियामेंट के द्वारा और ये एक ऑर्डिनेंस के द्वारा इसको लागू कर दिया गया। ऑर्डिनेंस को लागू 28 सितंबर 1993 में इसको एनफोर्स कर दिया गया, लागू हो गया, नोटिफाई करके इसको लागू कर दिया। जबकि उसको एसेंट मिली 8 जनवरी को। 8 जनवरी 1994 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली। देखिए, जब राष्ट्रपति की अनुमति मिलती है उसके पश्चात ही कोई कानून बनता है, लेकिन ह्यूमन राइट में लागू कब से कर दिया गया? 28 सितंबर 1993 को एक अध्यादेश जारी करके इसको लागू किया गया। फिर उसके पश्चात 8 जनवरी यानी 1 वर्ष के बाद 1994 में इसको राष्ट्रपति की एसेंट मिली, अनुमति मिली और ये विधिवत रूप से अब तक वर्तमान में ये लागू है, चल रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। तो इसमें जो नंबर ऑफ चैप्टर थे, चैप्टर 8 हैं, अध्याय 8 हैं। टोटल नंबर ऑफ सेक्शन है इसमें 43। तो 43 धाराओं में इसको कोडिफाइड किया गया। 8 अध्याय हैं। लागू की डेट है 28 सितंबर 1993, 8 जनवरी 1994। एक्ट नंबर है इसका 10। सेपरेट क्वेश्चन MPPSC में आते हैं कि एक्ट नंबर क्या है। एक्ट नंबर 10 है। ये कब से लागू हुआ, कब से राष्ट्रपति की अनुमति मिली, टोटल चैप्टर कितने हैं, टोटल सेक्शन कितने हैं, तो ये आपको बहुत अच्छे से लिसन कर लेना है और नोट डाउन कर लीजिए। फिर इसके बाद हम इनको एक एक करके पूरे चैप्टर के बारे में आज यहाँ ब्रीफिंग करेंगे, पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और चैप्टर नंबर 8 में यहाँ आज ही हम एंड करेंगे अपनी आज की क्लास में। तो टोटल चैप्टर आपको 8 है, 43 सेक्शन है। तो यहाँ चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 डील करता है 1 and 2 सेक्शन। 2 धाराएं हैं चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर नंबर 2 3 to 11 की बात करता है। 11 3 से लेकर 11 तक इसके प्रावधान मिलेंगे। चैप्टर नंबर 3 12 से 16। चैप्टर नंबर 4 70 से 20। चैप्टर नंबर 5 21 से 29। चैप्टर नंबर 6 में मात्र 2 सेक्शन है, 30 and 31। चैप्टर नंबर 7 वित्त एवं लेखा संपरीक्षा से संबंधित है, 32 से 35। जो इसका लास्ट चैप्टर है मिसलिनियस, वो 36 से 43। तो ये टोटल चैप्टर रहेंगे आपके। इन चैप्टर के नाम भी हम यहाँ लिख देते हैं कि पहला चैप्टर का नाम होगा प्रारंभिक। सेकंड जो चैप्टर होगा NHRC, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC। इसको शॉर्ट में NHRC, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नाम से जाना जाएगा। फिर इसके बाद इसमें शक्तियां एवं कृत्य होंगी। शक्तियां एवं कृत्य, किसकी शक्तियां एवं कृत्य? राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की क्या शक्तियां होंगी, क्या कार्य होंगे, ये आपको चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा।
चैप्टर नंबर 4 है प्रोसीजर की बात करता है कि जो आयोग हैं, जो मानव अधिकार संरक्षण आयोग बनाए गए हैं, इन आयोग की क्या प्रक्रिया होगी, किस तरीके से ये कार्य करेंगे। चैप्टर नंबर 5 राज्य मानव अधिकार आयोग की बात करता है। राज्य मानव अधिकार आयोग, इसको SHRC स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। फिर देन इसके बाद आपका आएगा मानव अधिकार न्यायालय, एक कोर्ट बनेगा जिसे मानव अधिकार न्यायालय के रूप से जाना जाएगा, अधिकार न्यायालय। फिर 32 में वित्त एवं लेखा से संबंधित प्रोविजंस हैं। वित्त, लेखा एवं ऑडिट होगा, जो पैसा मिलेगा, ग्रांट मिलेगा, उसमें आपको लेखा जोखा रखना पड़ेगा, एक रिपोर्ट भेजनी होगी, वो सब आपको इस चैप्टर में मिलेगा। 36 में मिसलिनियस प्रोविजंस होंगे, प्रकीर्ण। तो जो UDHR ने अपना डिक्लेरेशन हुआ, सार्वभौमिक घोषणा, उसके बेहतर संरक्षण के लिए यहाँ पर मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम बनाया गया। मानव अधिकार क्या है, ये सेक्शन 2D, जब मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 2D पढ़ेंगे आप, तो उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि व्यक्ति की प्राण, स्वतंत्रता, समानता, गरिमा, ये 4 वर्ड हैं। व्यक्ति के प्राण, स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा से जो जुड़े हुए अधिकार हैं वो मानव अधिकार होते हैं। वो चाहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से मिले हों या कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा से, कन्वेंशन से हमें ये प्राप्त हुए हैं। तो हमने जो अभी प्रीवियस लेक्चर में देखा कि हमें UDHR ने 30 आर्टिकल में कुछ मानव अधिकार दिए, उनके बेहतर संरक्षण के लिए यहाँ पर यह अधिनियम कार्य करेगा। इस अधिनियम में जो कार्य करने के लिए, संचालन करने के लिए बॉडी बनाई गई हैं, संस्थाएं बनाई गई हैं, ऑर्गन हैं, वो मुख्यतः 2 हैं। NHRC राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, यानी केंद्र लेवल पे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग होगा जिसका मुख्यालय दिल्ली में होगा। SHRC यानी राज्य मानव अधिकार आयोग होगा जो राज्य लेवल पर होगा, जो भोपाल में है। तो ये दिल्ली में है और ये भोपाल में है। तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के जो प्रोविजंस है 3 से 11, तो ये इनकी नियुक्ति कैसे होंगे, इनके सदस्य कैसे बनेंगे, इनके सदस्यों की क्वालिफिकेशन क्या होगी, ये कितने वर्ष तक अपने कार्य को कर सकते हैं, इनका टर्म ऑफ ऑफिस क्या होगा, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 जो था वो कंप्लीट है। चैप्टर नंबर 1 में क्या था कि आपका 28 सितंबर 1993 से लागू हुआ। 8 जनवरी 1994 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली, एक्ट नंबर 10 है, और इसमें ये मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के नाम से जाना जाएगा। सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशंस क्लॉज हैं कि मानव अधिकार क्या होता है। तो हमने आपको बताया कि 2D में इसकी परिभाषा दी गई है कि व्यक्ति के प्राण, स्वतंत्रता, समानता एवं गरिमा से जुड़े हुए अधिकार हैं वो मानव अधिकार होते हैं। अब जो सेक्शन नंबर 3 से 11 है वो हम राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग NHRC के बारे में अभी डिटेलिंग करेंगे। तो जो चैप्टर नंबर 2 NHRC राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होंगे, इनकी नियुक्ति कैसे होगी, इनकी पदावधि क्या होगी, ये चैप्टर नंबर 2 में आपको 3 से लेकर 11 तक, सेक्शन 3 से 11 तक इसके प्रावधान यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो सेक्शन नंबर 3 आयोग का गठन बता रहा है कि केंद्र सरकार एक आयोग, किसी निकाय को, किसी बॉडी को NHRC के नाम से यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नाम से यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट करेगी। सेक्शन नंबर 3 में कॉन्स्टिट्यूट करने की बात कर रहा है, किसको जवाबदेही है, केंद्र सरकार क्या करेगी, इसको कॉन्स्टिट्यूट करेगी, इसका गठन करेगी, जिसमें एक अध्यक्ष हो गया, एक अध्यक्ष, 5 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होंगे, 5 सदस्य होंगे। अध्यक्ष या चेयरपर्सन उनको बनाया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हो या अभी वर्तमान में हो, उन्हीं को ही यहाँ इसका चेयरपर्सन बनाया जाएगा। 5 सदस्य में से एक सदस्य आपको जो सुप्रीम कोर्ट का जज होंगे
सुप्रीम कोर्ट में जो जज होंगे उन्हीं को ही एक सदस्य बनाया जाएगा। एक सदस्य हाई कोर्ट से लिया जाएगा, एक सदस्य सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, एक सदस्य हाई कोर्ट के सदस्य होंगे, हाई कोर्ट के जज हों, और 3 सदस्य जो मानव अधिकार से संबंधित व्यवहारिक अनुभव या ज्ञान रखते हों उनको बनाया जाएगा, जिसमें कम से कम 2 महिला होनी आवश्यक है। तो यहाँ पर वुमेन यानी महिला का भी होना आवश्यक है। तो 3, 2, 5 और एक सदस्य, ये 5 सदस्य हो गए, और एक सदस्य जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहा हो या हो उनको बनाया जाएगा अध्यक्ष के रूप में। इस प्रकार संख्या कितनी हुई? 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य के रूप में इसका गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। सेक्शन नंबर 4 अपॉइंटेशन की बात कर रहा है, नियुक्ति। अब इन सदस्यों की और अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होगी? तो राष्ट्रपति अपनी पद सील मुद्रा के द्वारा ये इनकी नियुक्ति करेंगे, लेकिन नियुक्ति करने के पूर्व उन्हें निम्नलिखित लोगों की सिफारिश लेनी आवश्यक होगी। अब यहाँ पर सिफारिश, नियुक्ति डायरेक्ट नहीं होगी, पहले उन्हें सैंक्शन लेना पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा, सिफारिश लेनी पड़ेगी, कंसेंट लेनी पड़ेगी। किसकी? प्राइम मिनिस्टर की, लोकसभा अध्यक्ष की, लोकसभा अध्यक्ष यानी पीएम साहब मोदी जी अभी प्रेजेंट टाइम में है, उनकी आपको सैंक्शन लेनी होगी। फिर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब की आपको सैंक्शन लेनी पड़ेगी। होम मिनिस्टर, गृह मंत्री जी अभी वर्तमान में होम मिनिस्टर आपके अमित शाह जी हैं, इनकी सैंक्शन लेनी पड़ेगी। और अपोजिशन यानी लोकसभा के जो विपक्ष के नेता हैं, उन लोकसभा के विपक्ष के नेता, राज्यसभा के विपक्ष के नेता, राज्यसभा के उपसभापति, राज्यसभा के उपसभापति। तो यहाँ पर इन 5 लोगों का आपको कंसेंट लेना होगा, इनकी सहमति लेनी होगी, तभी आप अपॉइंट कर पाएंगे इन सदस्यों को। क्योंकि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष 5 सदस्य होते हैं, तो अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, लेकिन निम्नलिखित व्यक्तियों की सिफारिश पर ही की जाएगी। जब सेक्शन नंबर बेयर एक्ट आप निकालिए, बेयर एक्ट में स्पष्ट लिखा है कि पहले सेक्शन नंबर 3 में कि एक अध्यक्ष होगा और 5 सदस्य होंगे, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा पद या सील मुद्रा के द्वारा होगी। और लेकिन राष्ट्रपति नियुक्ति डायरेक्ट नहीं करेगा, इन निम्नलिखित व्यक्तियों की सिफारिश पर ही राष्ट्रपति इनको अपॉइंट, इनके सदस्यों की नियुक्ति करेगा। फिर सेक्शन नंबर 5, अगर कोई व्यक्ति सदस्य है या अध्यक्ष त्यागपत्र देना चाहते हैं तो वो भी राष्ट्रपति महोदय को त्यागपत्र दे सकते हैं, या उनको हटाया जा सकता है। तो हटाने के ग्राउंड क्या होंगे? साबित कदाचार या असमर्थता, इनकैपेसिटी या मिसबिहेवियर के आधार पर इनको हटाया जा सकता है। तो राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देंगे, अगर ये सदस्य त्यागपत्र देना चाहते हैं तो राष्ट्रपति को देंगे, मृत्यु हो जाएगी ऐसी स्थिति में, या इनको हटाया भी जा सकता है। तो हटाने के जो ग्राउंड हैं, साबित कदाचार और असमर्थता, ये इंपॉर्टेंट है। साबित कदाचार किन आधारों पर हटाया जा सकता है? मिसबिहेवियर के आधार पर या इनकैपेसिटी के आधार पर इन्हें हटाया जा सकता है। असमर्थता, फिर देन इसमें अगर वो व्यक्ति इंसॉल्वेंट हो गया है, दिवालिया हो गया है, या न्यायालय के द्वारा दोष सिद्ध हो गया है, या विक्रयचित हो गया है, ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति के द्वारा इनको पद से, जो अध्यक्ष थे, सदस्य थे, इनको हटाया जा सकता है। तो सेक्शन नंबर 5 ये बात करती है कि इनकी नियुक्ति हो गई, इनका त्यागपत्र हो गया, मृत्यु वो हो गई, आकाश में कोई रिक्ति है, तो कैसे करना है? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा ही होगा और राष्ट्रपति को ही त्यागपत्र ये देंगे। टर्म ऑफ ऑफिस की बात कर रहा है सेक्शन नंबर 6, पदावधि क्या होगी? पदावधि से भी क्वेश्चन बनते हैं। 3 to 70, 3 साल या अधिकतम 70 वर्ष तक, 3 ईयर तक इनका ऑफिस होगा। मान लीजिए अगर ये 68 में अपॉइंट हुए, नियुक्त हुए, तो ये 70 साल तक काम कर पाएंगे। या अगर 65 में इनकी नियुक्ति होती है तो ये अपना 3 साल में अपने पद को, इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा, 68 तक ही वर्क कर पाएंगे। तो 3 से 70 ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ये भी पूछा जाएगा। सब पॉइंट टू पॉइंट हम बात कर रहे हैं, इन सबको नोट डाउन करते जाइए। तो सेक्शन नंबर 6 तक पदावधि, टर्म ऑफ ऑफिस हो गया। अब सेक्शन नंबर जो 7 है,
सेक्शन नंबर 7 कहता है कि अगर कोई आकस्मिक रिक्ति है या इस कारण से अध्यक्ष का पद रिक्त है तो ऐसी स्थिति में जो सदस्य हैं वो अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। मान लीजिए अध्यक्ष अनुपस्थित हैं, बीमार हैं, नहीं आ पा रहे हैं, तो उनकी जगह पे काम कौन संभालेगा? वो सदस्यों को यहाँ पर सेक्शन 7 अधिकार दे रही है कि आप अध्यक्ष के जगह सदस्य के रूप में कार्य करना, सदस्य क्या हो जाएंगे? अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। सेक्शन नंबर 8 कुछ कंडीशन है, शर्तें हैं कि वो लाभ का कोई पद धारण नहीं करेगा। सेक्शन नंबर 9 कि अगर सदस्यों की अनुपस्थिति है, उन सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण कार्यवाही अविधि मान्य नहीं समझी जाएगी, इनलीगल नहीं समझी जाएगी। कि मान लीजिए अगर 5 सदस्य होते हैं, 5 में एक कहीं बाहर है, छुट्टी पे हैं, तो इस कारण से जो 4 लोगों ने जो कार्रवाई करी है वो भी लीगल होगी, वो विधि मान्य मानी जाएगी, वो अविधि मान्य नहीं मानी जाएगी। कार्यवाही इनकी अविधि मान्य नहीं होगी, नहीं होगी। सेक्शन नंबर 10 कहता है कि आयोग जो प्रोसीजर है वो स्वयं रेगुलेट करेगा। जो NHRC है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, वो प्रक्रिया यानी स्वयं विनियमित करेगा कि किस प्रकार से कार्य का संचालन करना है, कितने बजे हमें ऑफिस खोलना है, कितने बजे बंद करना है, ये सारा प्रोसीजर रेगुलेट कौन करेगा? आयोग के द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। सेक्शन नंबर 10 ये अधिकार देता है आयोग को, NHRC को, कि आप अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करें। सेक्शन नंबर 11 स्टाफ की बात करता है कि कर्मचारी वृंद कितने होंगे, कैसे कितने प्यून होंगे, कितने ऑपरेटर होंगे, ये भी आपको ही विनियमित एक विहित कर देना है, नियमों के द्वारा बता देना है, और उन नियमों के द्वारा ही आप इनको विहित करेंगे। तो ये 3 से 11 तक ये NHRC की बात थी कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन केंद्र सरकार ने किया, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ने की। राष्ट्रपति निम्नलिखित व्यक्तियों की सिफारिश लेगा। इनका अगर पद त्याग है, इनको किस प्रकार से हटाया जा सकता है? 3 साल या 70 वर्ष तक ये अपने पद को धारण करेंगे। सेक्शन नंबर 8 में इसकी कंडीशन है। 9 में कार्यवाही अविधि मान्य नहीं होगी। 10 में स्वयं रेगुलेट बनाएगा आयोग, स्वयं प्रक्रिया को विनियमित करेगा। सेक्शन नंबर 10 में स्टाफ की बात थी। अब जो अगला चैप्टर, ये दूसरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब चैप्टर नंबर 3 पावर्स की बात करता है। शक्तियां, आयोग की क्या शक्ति होंगी, शक्तियां क्या होंगी, कार्य क्या होंगे, वर्क क्या करेंगे। तो धारा 12 में, सेक्शन 12 में 10 प्रकार के कार्य बताए हैं। 10 कार्य यहाँ बताए जा रहे हैं NHRC को, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को, कि आपके 10 काम हैं, आपको 10 कामों को पूर्ण करना है। वो 10 काम क्या क्या होंगे? तो जो यहाँ पर सेक्शन 12 निकाल लीजिए आप। सेक्शन 12 के पहले क्लॉज, उसमें ABC करके पॉइंट दिए हैं कि A से लेकर J तक पॉइंट है, यानी 10 आपके कार्य हुए। ये भी पूछा जाता है कितने प्रकार के कार्य हैं, तो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के 10 कार्य धारा 12 में बताए गए हैं। तो यहाँ जो A है, इसमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का प्रथम कार्य होगा या तो वो स्वप्रेरणा या पक्षकार के आवेदन पर क्या करेगा? मानव अधिकार के अतिलंघन होने की जांच करना, इसका पहला कार्य है। कि या तो स्वप्रेरणा से, उसके पास स्वप्रेरणा से सुमोटो एक्शन ले सकता है, कॉग्निजेंस ले सकता है, या कोई पक्षकार आवेदन एप्लीकेशन लेके जाता है, तो वो उसमें अगर जो भी मानव अधिकार के उल्लंघन की हुआ है उसकी जांच करना इसका पहला कार्य होगा। फिर उसमें दूसरा इसका कार्य है कि ये कोई भी जो न्यायालय में चल रहे मामले हैं जो मानव अधिकार के संबंधित, उन मामलों पर इंटरफेयर करना, मध्यक्षेप करना, इसका दूसरा कार्य। जो मामले न्यायालय में पेंडिंग हैं, चल रहे हैं, उन पर ये अपना हस्तक्षेप करेगा और उनसे पूछताछ करेगा, बातचीत करेगा, उन्हें निपटाने का ये प्रयास कराएगा। ये इसका दूसरा कार्य है। तीसरा कार्य है कि कोई जेल है, सुधार संस्था है, जो संस्थाएं बनी हुई हैं, उन पे इंस्पेक्शन करेगा, निरीक्षण करेगा, और उसमें जो कमियां पाई जाएंगी वो सरकार को सिफारिश भेजेगा। ये तो इसका तीसरा कार्य है। कोई जेल, सुधार संस्थाएं या कोई इस प्रकार की जो अनुदानिक या गैर अनुदानिक संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं पे निरीक्षण करना, और निरीक्षण में जो कमियां पाई जाएं या मानव अधिकार के उल्लंघन की जो स्थिति पाई जाए, उनकी सिफारिश करना सरकार के पास कि ये कमी यहाँ पाई गई।
तो सिफारिश करना, किन बातों की सिफारिश करना, जो उसको कमियां लगी हैं मानवाधिकार के उल्लंघन की, वो सिफारिश सरकार को भेजना, इसका तीसरा कार्य हुआ। चौथा कार्य है कि जो भी कोई भी संविधान के अकॉर्डिंग या किसी पार्लियामेंट ने या राज्य विधानमंडल ने कोई लॉ बनाया है, वो लॉ यदि मानवाधिकार के उल्लंघन में है तो उस मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच करके उसकी सिफारिश यहाँ भेजना भी इसका चौथा कार्य है। कोई लॉ बना है, वो लॉ क्या है, मानवाधिकार के उल्लंघन में है, तो उस लॉ को जो उल्लंघन में है जो बात, वो वहाँ पर सरकार को सिफारिश देना इसका चौथा कार्य है। फिर पांचवा जो टेररिस्ट अटैक हैं, जो आतंकवादी कार्य हैं, उन आतंकवादी कार्यों पर निगरानी रखना और उन पर एक्शन लेने का भी कार्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का ही पांचवा कार्य है। तो छठा कार्य, तो 5 आपने कार्य देखे। पहला कार्य आपने देखा कि वो जांच करेगा। दूसरा कार्य वो इंटरफेयर करेगा मामलों का, इंस्पेक्शन करेंगे, सिफारिश भेजेंगे। चौथा कार्य कोई भी लॉ बना है, लॉ सही नहीं है, मानवाधिकार के उल्लंघन में है, 5वां आतंकवादी कार्य। 6 है इसका। 6वां कार्य है कि कोई भी जो इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंट हैं, जो लिखत हैं, उन लिखत का पालन कराना इसका छठा कार्य है। जो अंतर्राष्ट्रीय इंस्ट्रूमेंट बने हुए हैं, लिखत बने हैं, कोई ट्रीटी है, कोई संधि है, उन करारों का एनफोर्समेंट कराना भी इसका 6वां कार्य है। तो अंतर्राष्ट्रीय लिखत का पालन कराना इसका 6वां कार्य है। उत्साहित करना, लोगों को मानवाधिकार के प्रति जागरूक करना, ऐसे अन्य कार्य करना जो मानवाधिकार को उल्लंघन को रोकने के लिए आवश्यक हो। तो ये यहाँ पर लगभग कार्य थे धारा 12 के। जो पहला कार्य आपका किसी भी प्रकार से मानवाधिकार के उल्लंघन की जांच करता है, कोई भी मामले के इंटरफेयर, मध्यक्षेप करना। तीसरा कार्य इसका कि वो कोई भी इंस्पेक्शन, जेल, सुधार संस्था आदि पे जाके निरीक्षण करके सरकार को सिफारिश भेजना। चौथा कोई भी वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय लिखत है, उसका पालन कराना, आतंकवादी कार्य और कोई ऐसे कार्य उत्साहित करना, जेलों आदि पर वो जाकर कोई भी संस्था सम्मेलन करना और इस प्रकार से जागरूकता, लोक प्रचार प्रसार करना। ये सब राष्ट्रीय मानवाधिकार के ऐसे अन्य कार्य जो उचित हों, जो समुचित हों, ये सभी प्रकार के कार्य यहाँ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के द्वारा किए जाते हैं। अब सेक्शन नंबर 13, 12 में कार्य थे, 13 में आपके शक्तियाँ बताई गई हैं कि आयोग की शक्तियाँ क्या होंगी। शक्तियाँ जो NHRC है उसको क्या शक्तियाँ, तो जो CPC में जो शक्तियाँ हैं, जो सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत जो शक्तियाँ हैं, वही सभी शक्तियाँ यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को होंगी। व्यक्ति को समन करना, उनके शपथ में साक्ष्य ग्रहण करना, कोई भी प्रकटीकरण कराना, इंट्रोगेशन कराना, ये सभी जो CPC के अंतर्गत सिविल प्रोसीजर कोड में है, वही सभी कार्य यहाँ सेक्शन नंबर 13 में आयोग को दिए गए। सेक्शन नंबर 14 बात करता है इन्वेस्टिगेशन के लिए। इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, अन्वेषण कैसे करेगा। तो अन्वेषण करने के लिए जो भी जांच एजेंसी हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की जांच एजेंसी हो या राज्य सरकार की जांच एजेंसी हो, उन सब की मदद यहाँ पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ले सकता है। तो जो भी, चाहे वो CBI हो, नेशनल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो हो, या कोई भी एजेंसी हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट गवर्नमेंट की, तो उसमें सब में कोई भी अगर हेल्प चाहिए है आयोग को तो इनकी सहायता ले सकता है। सेक्शन नंबर 15 कि कोई भी अगर जो कथन किए गए हैं आयोग के समक्ष किसी साक्षी के द्वारा वो मिथ्या हैं, तो उन पर इस प्रकार की ऐसी कार्रवाई न किया जाना जो उचित ना हो। सेक्शन नंबर 16 कि यदि व्यक्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, वो प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभव है, तो इस प्रकार से वहाँ पर उनको सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया जाएगा। तो ये चैप्टर नंबर 4 था। चैप्टर नंबर 3 जो पावर्स की बात करता था, कृत्य की बात कर रहा था। अब चैप्टर नंबर 4 में प्रोसीजर,
चैप्टर नंबर 4 प्रक्रिया की बात करता है, प्रोसीजर। ये प्रोसीजर क्या पालन करेंगे, तो इसके संबंध में जो सेक्शन है 17, 18, 19 एंड 20। 19 में आपका जो सशस्त्र बल के बारे में प्रक्रिया है, सशस्त्र बल की प्रक्रिया, जो फोर्स है उनमें क्या प्रोसीजर होगी, ये सेक्शन 19 में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। जांच करी जाएगी। 18 में है कि जांच कंप्लीट हो गई, जांच के पश्चात या जांच के समय क्या कार्यवाही की जाएगी, तो यहाँ पर रिट आदि जारी करने के लिए हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से निवेदन भी किया जा सकता है। सेक्शन नंबर 18 के अंतर्गत हाई कोर्ट से रिट आदि की डिमांड की जा सकती है। 19 में सशस्त्र बल की प्रोसीजर है। 20 में वार्षिक एक प्रतिवेदन बनाएगा, वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक रिपोर्ट यहाँ पर दी जाएगी। जो केंद्र सरकार को वार्षिक रिपोर्ट भेजी जाएगी कि हमने क्या क्या कार्य किए हैं, मानव अधिकार को रोक पाने में कितने सक्षम हैं, कितना हमें और करना बाकी, इस सब की सिफारिश भी भेजना इस आयोग का कार्य है। तो ये प्रोसीजर है 17, 18, 19 एंड 20। फिर चैप्टर नंबर 5 SHRC की बात करता है, राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन। 21 में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन होगा, जो राज्य सरकार के द्वारा एक निकाय को राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन करने की शक्ति प्राप्त है। इसका जो मुख्यालय होगा वो राज्य सरकार नोटिफिकेशन के द्वारा जारी कर सकती है। सेक्शन नंबर 22 में है, इसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, वो भी निम्नलिखित व्यक्तियों की सिफारिश पर। तो चीफ मिनिस्टर जो मुख्यमंत्री जी होंगे उनकी सिफारिश पर, विधानसभा अध्यक्ष और जो होम मिनिस्टर होंगे इनकी सिफारिश पर ही राज्य मानव अधिकार आयोग का गठन किया जाएगा। फिर 23 में है कि अगर कोई इनको हटाने के कैसे हटाया जा सकेगा, पद त्याग पत्र ये किसको दे सकते हैं, तो राज्यपाल को। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में राष्ट्रपति जी को दे रहे थे, यहाँ पर राज्यपाल को त्याग पत्र देंगे। सेक्शन नंबर 24 में कि अगर वो अनुपस्थित हैं तो उनका सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे। ये भी 3 वर्ष और 70 वर्ष तक ही कार्य करते हैं। जो रेगुलेशन है वो सब यहाँ पर इनको बनाने की शक्ति है, अपनी प्रोसीजर का पालन करेंगे। तो सेक्शन नंबर 21 से 29 आपके इम्पोर्टेंट सेक्शन है। 29 कह रहा है कि आपको सेक्शन 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये सारी जितनी सेक्शन आपने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पढ़ी हैं, ये सब की सब अप्लाई हो जाएंगी राज्य मानवाधिकार आयोग में। दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने 29 में ही लिख दिया कि सेक्शन से जो ये हमने पढ़ी हुई हैं ये सब राज्य मानवाधिकार आयोग को भी लागू होंगी। फिर इसके बाद ये 29 तक ये SHRC हो गया, राज्य मानवाधिकार आयोग। जो अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 मानव अधिकार न्यायालय की बात करता है। मानव अधिकार न्यायालय सेक्शन नंबर 30। तो सेक्शन नंबर 30 में मानव अधिकार न्यायालय है, तो यहाँ राज्य सरकार हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं उनकी कंसेंट के पश्चात जो सेशन न्यायालय हैं उन सेशन न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय के रूप में नोटिफाई कर सकते हैं। तो ये सेशन न्यायालय पहले से बने हुए हैं, तो राज्य सरकार क्या करेगी, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से कंसेंट लेगी और कंसेंट लेने के पश्चात एक उसी सेशन न्यायालय को मानव अधिकार न्यायालय के रूप में गठित कर देगी, कॉन्स्टिट्यूट कर देगी, और उसमें जो मानव अधिकार से उल्लंघन के मामले होंगे वो मानव अधिकार न्यायालय के द्वारा सुने जाएंगे। सेक्शन नंबर 31 विशेष लोक अभियोजक की बात कर रहा है कि विशेष लोक अभियोजक यानी स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है विशेष लोक अभियोजक। तो राज्य सरकार अभियोजक, तो राज्य सरकार जिसको 7 साल तक एडवोकेसी का एक्सपीरियंस होगा, ऐसे किसी व्यक्ति को राज्य सरकार विशेष लोक अभियोजक के लिए कोई वाद, अपील या आवेदन की सुनवाई के लिए, न्यायालय में मुकदमा लड़ने के लिए, न्यायालय में अपना पक्ष रखने के लिए विशेष लोक अभियोजक को नियुक्त कर सकेगी। तो ये आपका चैप्टर नंबर 6 था। अब चैप्टर नंबर 7 है वित्त, लेखा और संपरीक्षा। तो ये 32 से 35 ये बात थी
32 में कि केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाएगा। जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग है, उनको अनुदान प्रदान किया जाएगा। तो सेक्शन नंबर 32 कह रहा है केंद्र सरकार द्वारा अनुदान, सेक्शन नंबर 33 राज्य सरकार के द्वारा अनुदान, और 34 में है इसका ऑडिट होगा, लेखा संपरीक्षा रखा जाएगा और उसको प्रतिवर्ष आप एक एंट्री करके उसका लेखा जोखा आप उसको सेंड करना होगा, भेजना होगा। तो ये वित्त एवं लेखा संपरीक्षा के संबंध में चैप्टर नंबर 7। अब चैप्टर नंबर 8 लास्ट चैप्टर है इस अधिनियम का। चैप्टर नंबर 8 मिसलिनियस प्रकीर्ण है 36 से 43। तो इसकी इम्पॉर्टेंट सेक्शन है 36 कह रहा है कि लिमिटेशन बता रहा है कि आयोग के अंतर्गत जो अधिकारिता में आने वाले मामले हैं वो 1 साल तक के मामलों की सुनवाई करेगा, जांच करेगा। 1 साल से अधिक हो गए उस मामले की जांच नहीं होगी, ये प्रोविजन लगाया जा रहा है, रोका जा रहा है, लिमिटेड है। टाइम बार्ड बता दिया 36 में कि आयोग क्या करेगा, 1 साल तक की ही मामले की सुनवाई या जांच कर सकता है। सेक्शन नंबर 37 में एसआईटी का गठन होगा। सेक्शन नंबर 37 में एसआईटी यानी विशेष अन्वेषण दल का गठन किया जाएगा 37 में। सेक्शन नंबर 38 जो सद्भावपूर्वक कार्यवाही से संरक्षण दिया गया है कि आयोग के जो सदस्य हैं या अध्यक्ष हैं वो गुड फेथ में कोई कार्यवाही करते हैं तो उनको यहाँ संरक्षण 38 में है। 39 जो आयोग के सदस्य हैं या अध्यक्ष हैं वो पब्लिक सर्वेंट होंगे, लोक सेवक होंगे, वो पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे। तो सेक्शन नंबर 40 केंद्र सरकार को नियम बनाने की शक्ति है। सेक्शन नंबर 40A भूत लक्षी प्रभाव से नियम बनाने की शक्ति दी गई है कि आप बैक से पीछे के लिए जो मुकदमे कानून वो चल रहे हैं मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले, उनकी जांच करने के लिए भूत लक्षी प्रभाव से नियम बनाने की शक्ति, भूत लक्षी प्रभाव से जो रूल हैं वो बनाए जा सकते हैं, नियम बनाए जा सकते हैं। सेक्शन नंबर 40 ये ए था। अब 40B ये आयोग को रेगुलेशन बनाने की शक्ति प्रदान कर रहा है। 40B आयोग को विनियमन बनाने की शक्ति है, विनियमन बनाने की शक्ति। सेक्शन नंबर 41 में राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति है, राज्य सरकार नियम बना सकता है। सेक्शन नंबर 42 में है कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति है। जो केंद्र सरकार है कोई भी डिफ़िकल्टी आती है इस एक्ट को लेकर तो कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति सेक्शन नंबर 42 में है, को दूर करने की शक्ति। सेक्शन नंबर 43 निरसन बात कर रहा है कि जो ऑर्डिनेंस बना था 1993 का जो अध्यादेश एक्ट नंबर 30 था उसको इस सेक्शन के द्वारा विलोपित किया जा रहा है, निरस्त किया जा रहा है। अब आज से ये अधिनियम मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम ही कार्य करेगा और इसी के अंतर्गत ही न्याय प्रदान किए जाएंगे और मानव अधिकार के संबंधित जो भी मामले हैं उनको रोकने का प्रयास किया जाएगा। थैंक यू सो मच, आप सभी बहुत बहुत धन्यवाद।